सत्य वक्ता होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे झूठ बोलना आ जाता है, क्योंकि हम वातावरण ऐसा बनाए हैं, झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता। व्यापार में झूठ समाया ही हुआ है, राज्य शासन में झूठ है, शिक्षण में सच्चाई उभरती नहीं है। तो इस ढंग से आदमी कहाँ जाएगा? इस तरह से मानव परिस्थितियों से बाध्य होकर तदनुसार व्यवहार व दिनचर्या को बनाता है। इस तरह मानव किसी लक्ष्य तक पहुंच नहीं और ना पहुंच सकेगा। सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं, राज्य संस्थान, सभी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पढ़े हैं, पर हम संकट से छूट नहीं पाए। भैया आगे। इस संकट से छूटने की आवश्यकता तो है, किंतु वह केवल तभी होगा जब आदमी समझदार होगा, और यह जब भी होगा, इस एक ही विधि से जीना होगा। वह है मानवीयता पूर्ण आचरण। मूल्य मूल्यांकन, इसका संबंध सह अस्तित्व सहज विधि से है। इसके लिए हम आपको कोई प्रयोगशाला नहीं हमें आपको कोई प्रयोगशाला नहीं बनाना है, ना कोई युद्ध करना है। संबंध के लिए प्रयोजन को अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में जानना मानना जरूरी है। उसे पहचानना निर्वाह करना बन जाता है। जानना मानना प्रयोजन का ही होता है। बिना प्रयोजन के जाने माने पहचानने निर्वाह करने में भटकाव होता है। जैसे धरती के संबंध में प्रयोजन को जानने में चूक गए, पर्यावरण के प्रयोजन को जानने में चूक गए, जिसके कारण धरती और पर्यावरण की समग्रता को समझ नहीं पाए और मानव जाति ने धरती का भट्ठा बिठा दिया। इसको भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि इस धरती पर मानव परंपरा रहना है, उसके लिए कैसे करवट लिया जाए, उसके लिए ही यह प्रस्ताव है। भ्रमित होने के कारण इंद्रिय संवेदनाओं के लिए मानव का जीना हुआ, ना कि संज्ञानीयता पूर्वक जीता हुआ, जिससे मानव को तृप्ति नहीं मिली। अतिरिक्त आदमी जो जो करना है वह कर ही देता है। अतिरिक्त को तृप्ति में लाने का कुल काम है। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं जागृति। तृप्ति आएगी समझदारी से। यही तृप्ति का नित्य स्रोत है। जीवन कभी मरता नहीं। जीवन में समझदारी आती है, तृप्ति आती है, तो यह निरंतर ही रहेगी। ये सभी बातें हम देख चुके हैं। इस आधार पर यह प्रस्ताव है, समझदारी सर्व मानव का अधिकार है। हर व्यक्ति इसका शोध कर सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। मानव जाति अपने भावी क्षणों का निर्माता समाधान पूर्ण विधि से वैभवित हो सकता है। प्राण कोशिकाएं जब मिट्टी में मिल जाती हैं तो उर्वरक बन जाती हैं। आहार को आहार के लिए ये व्यवस्था प्रकृति सहज है। प्राकृतिक रूप में उर्वरक यही वस्तु है। प्राण कोशिकाएं बनती हैं और प्राण कोशिकाएं से रचित रचनाएं पुनः विरचित होकर मिट्टी में मिल जाती है। इन्हें उर्वरक कहते हैं। धरती में जितनी भी उर्वरकता की आवश्यकता है, वह सब स्थापित होने के बाद ही मानव को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला। मानव जब से पैदा हुए जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पर टूटते टूटते विज्ञान युग आ गया तो खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनुपात से अधिक शोषण होने के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता का जो स्रोत था वह कम हो गया। सब में प्राण वायु भी।
अब वैज्ञानिक जो खाद रासायनिक बनाकर सोचते हैं हम संसार का कल्याण करते हैं, इस बारे में हमारा सोचना है कि प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है उर्वरक बनने की, उसी से इस धरती की उर्वरकता बच सकती है। धरती की सतह को जिस चीज की जरूरत नहीं है, नदियां उसे समुद्र में लाकर दे देती हैं। तो अब कैसा संतुलन बना? झाड़ वनस्पति ये सब धरती की सतह पर सघन रूप में रहने की स्थिति में ही ये सब चीजें संतुलित रहेंगी। अब हम क्या करते हैं, एक समस्या को लिए एक और समस्या पैदा करते हैं। इस तरह समस्या से समस्या ढकता नहीं है। किसी एक छोटी समस्या को कितनी भी बड़ी समस्या से ढका जाए, किंतु समस्या ढकती नहीं है। ये सब कोई शिकायत या निंदा करने की बात नहीं है। घटित घटनाओं के आंकलन के साथ पुनर्विचार करने की का प्रस्ताव है और कोई कारण नहीं है। यथास्थिति में आवश्यकता का वर्णन है। इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर जीवन की 10 क्रियाओं का को परंपरा में प्रमाणित करना है। 10 क्रियाओं के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना है। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है। जानना मानना का तृप्ति बिंदु जागृति व समाधान समृद्धि अभय सिर्फ सहज प्रमाण ही है। यही अनुभव सहज प्रमाण है। इसलिए हर मानव अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं। इसमें एक यह भी उपकार है कि इस प्रस्ताव में पुरोहितवाद का कोई स्थान नहीं है और ना ही शक्ति केंद्रित शासन का। मैं ही सबको तार दूंगा, इस बात से भी मुक्त है। हर व्यक्ति अपनी समझदारी से भ्रम मुक्त हो सकता है। इस एक व्यक्ति तर जाएगा तो संसार तर जाएगा। बात पर्याप्त नहीं हुआ, यह देख लिया है। इस प्रस्ताव में जो समझेगा वह तर जाएगा। अभी तक सारे सदग्रंथों में आश्वासन तो बहुत है, किंतु प्रमाण के रूप में धरती पर एक भी आदमी नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे? परंपरा में जो चीज आती नहीं है उसका कोई स्थान नहीं है। एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया था या खोया था, इसको हम कैसे सत्यापित करें? पर जो सुलझने का तरीका होगा वह परंपरा में आएगा ही। इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि अभी तक आदमी बहुत सारा गलती व अपराध किया, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। परंपरा तब ही होती है, समझदारी पूर्वक ही सफल होना सहज है। मानव मानवीयता पूर्वक जीने की कला ही परंपरा होती है। समझदारी की परंपरा अध्यवसायी विधि से हो सकती है। जीने की कला परिवार विधि से, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से हो पाती है। इस प्रकार मैं भी अपने जीने की कला को समझने के आधार पर ही पाया। समझदारी से जो जीने की कला आती है वह निश्चित रूप से समाधान व व्यवस्था रूप में जीना है। रुक जाते हैं भाई। थैंक यही यू। कर लिया। हाँ, हाँ ओके। बस है जी। तो हमने एक दो ऑलमोस्ट 3 पेज पढ़ लिए हैं। बताइए किसी का कोई चर्चा का बिंदु हो इसमें।
नमस्ते भैया। हाँ जी, नमस्ते दीदी। भैया, ये जो तृप्ति का एहसास है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? थोड़ा सा और पूछिए और इलेबोरेट कीजिए प्रश्न को। सर, इसमें इस तरीके से बात है जैसे कि आपकी तृप्ति बिंदु पे आप महसूस करेंगे कि आप समाधान में हैं, समृद्धि है, अभय है, सह अस्तित्व है। ये सब चीजें जब होने लगे तो तृप्ति बिंदु आप मान सकते हैं। अपने अंदर फील तो आएगा। हाँ जी, तो ये तो मेरे विचार से एक सतत प्रक्रिया है कि जो शुरू हो सकता है, ये 6 1 2 3 4 5 बिंदु हैं, इनके भी डिफरेंट लेवल होंगे। सपोज 1 से स्टार्ट होता है और अंत में 10 होगा। तो क्या जागृति के लिए समाधान में मेरी स्थिति अभी 5 पे है, समृद्धि में मैं अपने आप को 6 पे महसूस करती हूँ, अभय में 5 पे या 6 पे, सह अस्तित्व भी मैं समझ रही हूँ पर अभी 2-3 तक पहुंची हूँ। तो क्या इस विधि से जानने में मैं तृप्ति का कुछ एहसास अभी कर रही होंगी? क्या इसको ऐसे समझा जा सकता है या इसके ये लिए कोई और हाँ, तरीका तो होगा? ये ना ये प्रश्न आदरणीय नागराज जी से भी काफी साथियों ने पूछे उनके जीवन काल में भी। तो हाँ जी। मोस्टली उनका ये कहना था कि देखिए दो चीजें हैं, या तो आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है। जी, ठीक पूरी है। तो होती ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो अभी तक परंपरा में ना यही है कि पढ़ाई कभी पूरी होती नहीं है, आदमी हमेशा जो है ना वो एक स्टूडेंट ही रहता है। तो आदरणीय नागराज जी ने इसको बड़ा क्लियरली बताया कि भैया अगर हमेशा आदमी स्टूडेंट ही रहता है तो फिर टीचर कौन बनेगा। हम्म, दिस ठीक है। इज द पॉइंट। तो जी। तो मतलब टीचर जो है वो टीचर की पोजीशन में अपने को तभी कह सकता है कि अभी हाँ मैं समझा हुआ हूँ। तो अभी तक ना मतलब अभी जिंदगी में समझना क्या है, जिंदगी का सिलेबस क्या है, मैं अपने में जब निरीक्षण करता हूँ तो मैं ऐसा पाता हूँ कि मेरे को पहले जिंदगी का सिलेबस नहीं मालूम था। ठीक है। यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन से परिचय के बाद में एक तरह से ये क्लियरिटी बनी कि जिंदगी का सिलेबस क्या है ना, वो समझ की वस्तु क्या है, ज्ञान है क्या। तो बड़े क्लियरली तीन चीज बोली। ज्ञान के तीन बुलेट पॉइंट्स हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर के एंड में देखे भी थे, बार बार आते हैं। सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। मानवीय आचरण व्यवहार। ठीक जी। है। तो ये तीन ही ज्ञान है, ये ही सिलेबस है जिंदगी का। ठीक है। इसी की ही एक्सपर्टीज जो है वो बनानी है। अब इसमें क्या निकल कर आता है, ये जो जड़ संसार है इसमें काफी वैरायटी है। तो हर व्यक्ति पूरे जड़ संसार को समझ जाएगा यह तो संभव नहीं है ना, कि जी। मैं मेट्रो भी चला लूंगा, मैं लैपटॉप का भी एक्सपर्ट बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा, मैं खेती भी कर लूंगा, ये सब कुछ एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पर समाज पिक्चर में आता है। तो समाज गति में हम सब अपने अपने स्किल्स के साथ में रहते हैं, और स्किल्स का सिलेक्शन हम अपनी रुचि के अनुसार भी कर सकते हैं, करते भी हैं। जिसका जहां मन करता है वो वाला प्रोफेशन जो है वो चूज कर लेता है। तो जड़ संसार में जो है वो मिलजुल कर समाज के हिसाब से चलना होगा। लेकिन जो बाकी दोनों चीजें हैं, जीवन दर्शन ज्ञान एंड मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये तो हर व्यक्ति को समझना होगा, जी। है ना। हर व्यक्ति इन दोनों चीजों को नहीं समझेगा तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। जीवन दर्शन ज्ञान के बिना संबंध ही समझ में नहीं आएंगे, परिवार में ही जीना नहीं बनेगा, आदमी गलतियां करेगा, साथ वाले गलतियां करेंगे। और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान भी वही हुआ कि गलतियां जो है वो उसको वो होने वाली हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो है ना वो सिलेबस समझ में आया। तो अब मैं उस सिलेबस को समझने के क्रम में हूँ। ये हम देख पाए अपने में तो हम समझ रहे हैं, बढ़िया जितना समझ रहे हैं। तो आदरणीय नागराज जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया जब पूरा समझ में आ जाएगा ना तो उसका कोई दूसरा आदमी सर्टिफिकेट नहीं देगा, आदमी खुद ही आपको करेगा कि मैं पूरा समझदार हो गया हूँ, अब सब मेरे को जांच सकते हैं। और इसकी उन्होंने परंपरा अपने आप से शुरू की। उन्होंने घोषित किया कि भैया मैं सब कुछ समझता हूँ, ये जो ज्ञान की बात है, जो जीने की बात है, ठीक है, तो मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ, आकर मेरा निरीक्षण परीक्षण कर लो। जिसको देखना है मैं घर में कैसे जीता हूँ, मेरा आचरण कैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके लिए एक बड़ा अच्छा यार्ड स्टिक, एक बड़ा अच्छा मापदंड जो है वो बाबा जी ने छोड़ा है।
हम भी अपने में देख पाए कि क्या हम कब इस स्थिति में पहुंचेंगे कि हम अपने घर में बोल पाए, अपनी क्लास में बोल पाए, अपने स्कूल में बोल पाए कि भैया मैं बिल्कुल पूरा समझदार हो गया हूँ, मेरे को जांच लो पहचान लो, है ना। तो जी ये जो हिम्मत वाली बात है, मतलब ये अपने विश्वास के साथ समझने के साथ ही आती है। ये जब आ जाएगी तो आदमी घोषणा करेगा, उससे पहले तो यही कहेगा कि मैं समझने के क्रम में हूं। और वो समझने के क्रम में जो कम ज्यादा है वो अपना मूल्यांकन हम सब करते रहे। बाबा जी ने इसका कुछ ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रखा कि इस तरीके से देख सकते हो कि तुम्हारे 60% मार्क्स आ गए, तुम्हारे 80% मार्क्स आ गए, ऐसा जो है ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुमेर भाई आप कुछ ऐड करेंगे इस पे? भाई जी नेट इश्यू था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी अभी जुड़ा चलो हूँ, तो आप थोड़ा संदर्भ चलो ठीक पता है, होगा तो जोड़ है देंगे। ना। ठीक। और भी हमारे जो पुराने साथी हैं, मैं सबको हमेशा, मतलब मेरा निमंत्रण है ही, सबका स्वागत है। देखिए आप सब भी जिंदगी देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, कई साल हो गए हैं। आपका भी किसी बिंदु की तरफ ध्यान जाए तो अपना मतलब जिसको मैं मिस कर गया हो या आपने अपने तरीके से देखा हो, प्लीज उसको भी शेयर किया कीजिए। मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं देख नहीं पा रहा कि कौन कौन है, मतलब। और बताइए, और कोई प्रश्न हो तो। भैया जैसे फर्स्ट चैप्टर में भी आदि मानव की बात हुई थी और यहाँ पे भी शुरुआत हुई है कि धीरे धीरे झूठ बोलना सीख जाते हैं, लेकिन जब आदि मानव आया होगा या मानव की जब एग्जिस्टेंस शुरू हुई थी एग्जिस्टेंस, तो उस टाइम पे भी मानव को ये सारी मॉडिफिकेशंस की जरूरत कैसे पड़ी? मतलब मानव में ये सारी नेगेटिविटी कैसे आ गई, जबकि वो जीव की तरह ही आया होगा, उस समय तो उसे सब कुछ ठीक ठाक मिला होगा, फिर उसमें ये नेगेटिविटी इवॉल्व कैसे होनी शुरू हुई कि आज हम वापस उसको फिर वापस स्टेज पे लेके जाना की कोशिश कर रहे हैं कि जो उसकी असलियत है उसी में पहुंच जाए, कि उसमें इतने सारे चेंजेस आ गए हैं। ना एक्चुअल में नागराज जी ने जो ये अपने वांग में लिखा है, तो उसमें जहां तक मेरा ख्याल है, शायद भौतिकवाद में जो है ना, एक समाधानात्मक भौतिकवाद है, उसमें मानव जाति का इतिहास लिखा है। तो उसमें राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, इस तरह से करके ना अलग अलग तरीके से लिखा है किसी पुस्तक के शुरू के 15-20 पेजेस में। मेरा ख्याल है कि वो भौतिकवाद है। उसमें ना एक दो चीजों की तरफ ध्यान दिलाया जो मेरे को काफी लॉजिकल सी लगी, कि शुरू में जब मानव रहा होगा तो हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि सब मानव एक जैसे तो दिखते नहीं है, है ना। मतलब इन द सेंस के हम एक ही ज्योग्राफी में रहते हुए अलग अलग दिखते हैं, ये एक बात है। लेकिन अलग अलग ज्योग्राफी में रहते हुए मतलब वो एक तरह के लोग एक तरह से दिखते हैं, ऐसा भी हम देख पाते हैं। जैसे कि कहीं पे जो इक्वेटर के पास में रहते हैं वहां पर लोग सांवलेपन की तरफ ज्यादा रहते हैं, जो पोलर रीजन्स की तरफ ज्यादा रहते हैं वहां पर स्किन का कलर गोरा हो जाता है ना, कहीं पर लोग गिट्टे रहते हैं, कहीं पर लोग लंबे रहते हैं। ऐसा जो है वो हम लोगों को दिखता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से मानव का डील डॉल और उसका जो जैसा स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है। तो आदरणीय नागराज जी ने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि शुरू में जब किसी एक जगह पे मानव रहा होगा तो जैसे उसको अपने आसपास अलग अलग पशु पक्षी दिखते हैं, तो और उसको लगता है कि भैया इनसे अपने आप को बचाना है, किससे बचाने की जरूरत है, कौन से फ्रेंडली हैं, उनसे इतना डरने की जरूरत नहीं है, ये देख रहा होगा। तो ऐसे में उसको जो अपने से अलग दिखने वाले मानव होंगे उनको शायद शुरू में मानव जो है वो मानव रूप में स्वीकार नहीं कर पाया होगा, उसको लगा होगा ये भी किसी तरह के पशु हैं, है ना। ये सारे एक दूसरे रंग के हैं, एक दूसरी मतलब वो हाइट वगैरह या जैसे मर्जी कहें उस तरह से। तो उससे जो है ना वो एक दूसरे के साथ में और वस्तुओं की जरूरत पड़ती रही, तो उस वस्तुओं की जरूरत के लिए कबीला युग आया, फिर एक एक कबीला दूसरे पे हमला करता है, उनकी चीजें छीन लेता है। ये सारा मानव जाति के इतिहास में हम लोग भी हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, और अभी रिसेंट हिस्ट्री तक भी ये दिखता ही था कि टिल ए फ्यू 100 years ago ये कोलोनाइजेशन और एक देश का दूसरे देश पे आक्रमण करना
और ये सब कुछ जो दिखता ही है कि वस्तुओं के लिए आदमी हथियाता रहा। तो अभी तक जो वो सुखी होने का कार्यक्रम था वो वस्तुओं से सुखी होने का जो था ऐसा कार्यक्रम रहा, और अपने आप को बचाना है ये मेन कार्यक्रम रहा। लेकिन ये भी धीरे धीरे करके दिखाई कि समाज का एक वर्ग ऐसा भी रहा है जिसको हम धर्म वाली साइड कहते हैं, वो शुरू से कहते रहे कि शांति से रहना है, प्यार से रहना है, इस चीज की जरूरत है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम जीने में वैसी योग्यता नहीं संपन्न हो पाई, चाहना सबकी रही। ये जो है मतलब इस चीज में हाईलाइट हो रहा है। इसको हम अपने में देखें कि हमें भी ये लॉजिकली स्वीकार होता है कि नहीं होता, कि ऐसा जीने में नहीं बन पाया, चाहना रही। तो हम अपने में इंडिविजुअल लेवल पे भी देख सकते हैं, हमें भी रोजमर्रा में अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में, मैं भी जब जॉब वगैरह करता था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं देखता था काफी बार समझौता करना पड़ता है। आप भी जो कर रहे हैं, आप भी अपने में मूल्यांकन करते हुए देख पाए कि भाई क्या मैं सब कुछ जिन वैल्यूज के साथ मैं जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ उनके साथ ही जी पाता हूँ, या वर्क प्लेस पे या जिंदगी के बाकी एरियाज में समझौता भी करना पड़ता है ना। तो चाहना मैं अपने में ऐसा देख पाया, सब अपने में देखें कि चाहना ये बनी रहती है कि ठीक से जी पाऊं, वो ठीक से जीना हो नहीं पा रहा। ये एक गैप रहा पूरी मानव जाति। तो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन भी कह रहे हैं कि वो हम अपनी आवश्यकताओं को पहचान नहीं पाए, इसलिए ये गैप रहा। मानव की दो तरह की आवश्यकताएं हैं, भौतिक आवश्यकताएं और भावनात्मक आवश्यकताएं, समझ की आवश्यकताएं। तो हमने अभी तक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से ही सुखी होने की कोशिश की। ये जो है एक एक जो है मेन भ्रम का बिंदु रहा। तो ये एक बार पहचान में आ जाए, हम इसको अपने अंदर स्वीकार कर ले कि हाँ भैया सिर्फ यही जिंदगी नहीं है, तो एकदम से हमने काफी सारी ऊर्जा जो है वो भौतिक साधन इकट्ठे करने में अपनी लगा रखी है। ऊर्जा की हमारी जो बाध्यता थी वो डिसाइड करते हैं कि भैया इतनी जरूरत नहीं है, उतना हम फिर उपलब्ध हो जाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आसपास के लिए, समझ के ऊपर काम करने के लिए, व्यवस्था के लिए काम करने के लिए। तो ये पूरी जर्नी को इस तरह से बाबा जी ने रखा है। तो मतलब मैं इसको जब देखता हूँ तो मेरे को तो ये क्रमबद्ध तरीके से स्वीकार सा होता है। आप बताइए इस मतलब इस तरह से देखने में कहीं पे प्रश्न रहा हो अभी, तो उसको दोबारा से रखिए आप सामने। नहीं भैया, बस यही लग रहा है कि देखिए समझौता, मुझे लगता है कि समझौता तो जीव जंतुओं को भी शायद करना पड़ता है, बट समझ की कमी में जो हमें आसान रास्ता दिखा शायद वो अपना लिया। तो मानव जीव जंतुओं से डिफरेंट है, ये एक मेन बिंदु है। एक जो है ना, जब तक हम मतलब ये क्लैरिटी हमारे अंदर ना आ जाए, जो चार अवस्थाएं हम बात करते हैं, उन चार अवस्थाओं में हर अवस्था में क्या क्या अंतर है, वो डिस्टिंक्शन हुए बिना हमें मानव की महिमा का अंदाजा नहीं होगा। मानव में जो दम है, मानव जो कर सकता है, तो अगर वो पशु पक्षियों से ही तुलना करते रहेंगे, वो काफी जो है ना, वो वहां पर भी मुझे लगता है कि एक ये क्लैरिटी की जरूरत है, मानव पशु पक्षियों से कैसे अलग है। इस पे हम काफी बातें पहले कर ही चुके हैं। हाँ जी, बस यही लगता है कि फिर गलत डायरेक्शन क्यों ले ली, हम अच्छी डायरेक्शन में भी शुरू से मूव कर सकते थे। हाँ, तो मानव बराबर शरीर प्लस जीवन, वो जीवन वाला पार्ट चैतन्य पक्ष नहीं समझ में आया दीदी। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल इतनी सी बात है। मैं जब इसको समरी के रूप में देखता हूँ तो मैं इतना ही देख पाता हूँ कि जितनी क्लियरली यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में अपना मेरा पहला शिविर हुए 6 साल हो गए, जितनी क्लियरली मैं इस चैतन्य पक्ष को इसके बाद में देख पाया हूँ और उससे अपने अंदर एक राहत महसूस करता हूँ, मतलब वो इससे पहले नहीं थी। आप सब भी जो हमारे दूसरे साथी हैं वो भी शेयर करें, मतलब कि वो इस चीज को कैसे देखते हैं। सुमेर भाई, नीरू जी, संजीव भैया और नमस्कार। हाँ जी। संजीव भैया, मैं अनुराधा बोल रही हूँ। हाँ जी जी। संजीव भैया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे लगता है कि ज्योति मैम का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ये था कि अगर हम ये मान के चले कि मानव जाति का जब विकास हुआ, और हम ये भी मान के चल रहे हैं जैसे आपने अभी कहा कि जो मानव है वो जीवों से थोड़ा अलग है, शायद वही हम बात करते हैं कि उसका जो बौद्धिक विकास है वो दूसरे जानवरों की तुलना में ज्यादा हुआ है। मैं ठीक कह रही हूँ?
दीदी शब्दों का हेरफेर हो गया है थोड़ा सा। बौद्धिक विकास हुआ नहीं, बौद्धिक विकास होने की संभावना है, पोटेंशियल है मानव में बौद्धिक विकास करने का। मानव ने वो जी बौद्धिक विकास किया नहीं है, जी। है ना। नहीं, जैसे कि हम मतलब देख ही रहे हैं कि शुरू से जैसे मानव है वो पेड़ों पे रहता था, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आए, है ना, फिर उसकी बॉडी इरेक्ट हुई और सिविलाइजेशन हुई, उसने इतनी डिस्कवरीज की, सब कुछ किया, तो कहीं ना कहीं तो एक समझ उसके अंदर बनी हुई थी, तभी वो ये सब कुछ कर पाया। तो मानव जाति ने जड़ संसार को समझने में अपनी सारी ऊर्जा लगाई है ना। तो जड़ संसार से ये सारे हवाई जहाज बना लिया, मेट्रो बना ली, अच्छे घर बना लिए, लैपटॉप बना लिए, सब कर लिया। ये अच्छा किया, है ना। चैतन्य वाला पार्ट नहीं समझ में आया है, और मानव में ये पोटेंशियल है कि चैतन्य वाला पार्ट समझ सकता था, और चैतन्य वाला पार्ट समझना जरूरी भी है। उसको समझे बिना ये अपराध, ये युद्ध, ये अमानवीयता, ये सब होता ही रहेगा जब तक वो हम सिर्फ भौतिकवाद तरीके से जिएंगे। जी। तो अगर हम विकास की बात करें, शुरू से अगर हम देखते हैं मानव जाति को, तो हम ये मान के चलें कि वो एक मतलब एक कोरी स्लेट की तरह से था। धीरे धीरे उस पर जो उसके भाव थे वो आते गए। अब उसमें से कुछ जो थे वो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स थे और कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स थे। तो अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए वो ज्यादा इंक्लाइंड हो गया टुवर्ड्स नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। क्या कुछ ऐसा है सर? सुमेर भाई, आप एड्रेस करेंगे इसको? जी भैया, क्योंकि सर उस लेवल थोड़ा पर जो सा एक समझ थी वो तो इंसानों की मतलब उस लेवल पे एक जैसी ही रही होगी। तो यही बात है कि इतनी अराजकता, इतनी नेगेटिविटी कैसे आ गई? जी। जी तो इसको भैया मैं ऐसे देखता हूँ कि ये अस्तित्व में पूरा एक विकास का क्रम है। जैसे मानव जब प्रकट हुआ तो मुख्य 2-3 चीजें देखने में आती हैं कि एक तो ह्यूमन ब्रेन जो है उसको समृद्धिपूर्ण मस्तिष्क का है, ये पहला अंतर है। चाहे कोई भी जानवर हो, जी जैसे हम बात करते हैं, और इंसान हो, तो इंसान का ब्रेन में निश्चित रूप से जीव जानवरों के ब्रेन से अधिक कुछ विकास हुआ है। दूसरा, शरीर का जो डिजाइन है उसमें 2 पैरों पे खड़े होना, हाथों और इनका जो मूवमेंट है, घुमाना, इस तरह का शरीर का बैलेंस बनाना, शरीर में भी ये अंतर आया। तीसरा, इन दोनों के आने से कल्पनाशीलता और क्रम स्वतंत्रता को व्यक्त करना संभव हुआ। तीसरा, फिर भाषा का विकास इसमें जुड़ता गया। वहां से मानव के अंदर धीरे धीरे ये जो मन में आने वाले आकार हैं इनको साकार करना शुरू हो गया। जैसे पत्थरों के हथियार बनाते बनाते फिर धातुओं का, इस तरह से। और मानव धरती के अंदर से भी चीजों को निकालना शुरू किया, जबकि अभी तक जानवर इतना नहीं कर पाए हैं। तो ये क्रम से मस्तिष्क में विकास, शरीर के डिजाइन में अंतर आना, भाषा का विकास होना, और धीरे धीरे जो इंद्रिय हैं, संवेदनाएं हैं, इनमें अच्छा लगने का एहसास रहा ही। तो जानवरों से भिन्नता का एक आधार ये बन गया कि जीव जानवरों में जितने भी सेंसेशंस हैं वो अपने 4 जो विषय है, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन का, उनके अर्थ में ही सारा कार्यक्रम है। और उनके अंदर जो ये संवेदनाएं हैं, सूंघने की माने, चखने की माने, है ना, सुनने की, ये सारा उन विषयों को पूरा करने के ही अर्थ में। लेकिन मानव ने जब इन संवेदनाओं को परसीव किया तो इसमें अच्छा लगने वाला जो है वो प्रभावी होता गया। तो इससे मानव में सुख की जो अपेक्षा जो बनी है वो कहीं न कहीं देखेंगे कि फिर पूरा कार्यक्रम इन संवेदनाओं से सुखी होने के अर्थ में हो गया। चारों विषय जो हैं वो भी इन्हीं संवेदनाओं से सुखी होने के अर्थ में हम देखते ही अभी भी ज्यादातर स्वाद होता है तो ही खाना हम ठीक से खाते हैं, स्वाद नहीं है तो कई बार रहता है चाहे भूख लगी हो, खाने का मन कम होता है या कम खा पाते। तो इसका मतलब है कि मानव सुख धर्मी है, सारा कार्यक्रम सुख के अर्थ में है। तो उससे फिर ये जो शरीर का डिजाइन और ये कल्पनाशीलता, क्रम स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हुई, इससे फिर मनाकार को साकार करना, यानी मन में बनने वाले आकारों को
साकार करना शुरू कर दिया, जिसको हम मैन मेड चीजें कहते हैं सुविधाओं के अर्थ में। क्योंकि संवेदनाओं में जो अनुकूल संवेदनाएं हैं, जिनमें सुख के जैसा लगता है उसी को सुख माना, और उसमें चूंकि निरंतरता नहीं है तो वैरायटी और क्वांटिटी बदल बदल कर उसे निरंतर करने के अर्थ में कार्यक्रम को शुरू करते गए। तो ये चूंकि खुद की पहचान हो नहीं पाई, तो उस स्वयं को शरीर माना, और सुख की कामना प्राकृतिक रूप से है ही, और संवेदनाओं में सुख जैसा लगता ही है, तो खुद को शरीर मानते हुए संवेदनाओं से सुखी होने के कार्यक्रम निकल पड़ा। अब इसमें क्वांटिटी और वैरायटी बदलते बदलते जो प्राकृतिक संसाधन, धरती के नीचे से भी कितने संसाधन जो है उन निकाल पा रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कि इससे ये संतुलन बिगड़ता गया। तो उस निरंतर सुख की अपेक्षा में संसाधनों पर ये जो इतना भार पड़ा है, इससे वो बैलेंस बिगड़ता गया। तो धीरे धीरे ये समीक्षा करता है मानव कि ये तरीका सही नहीं है। तो सही क्या है, इसको फिर कुछ लोग सोचना शुरू करते हैं। सोचने के अर्थ में कहीं कहीं चीजें पकड़ में आती हैं, तो उसको अनुसंधान कहते हैं, जो परंपरा में समाधान नहीं रहता है और कोई व्यक्ति वहां तक पहुंचता है, तो उससे फिर पहचान हुई है कि हम शरीर से अलग भिन्न भी कुछ है। अब भिन्न कुछ क्या है, इसकी स्पष्टता तो नहीं हुई। वहां से धीरे धीरे कुछ मतभेद भी हो गए, जिसने जितना पहचाना उसमें एक रूपता नहीं रही। अब धीरे धीरे एक प्रस्ताव आया है जिसमें शरीर से भिन्न वास्तविकता, जिसको जीवन नाम दिया, उसका एक पूरा अध्ययन हुआ है। और उसमें ये देखा है कि जीवन में जो 10 क्रियाएं हैं वो जागृत होना है, और ये शरीर के माध्यम से होना है। ऐसा ही एग्जिस्टेंस में डिजाइन है। तो कैसे होगा, समझ करके स्वयं को पहले खुद व्यवस्था में होता है, उस समझने से ही 10 क्रियाएं जागृत होती हैं, फिर व्यवस्था में भागीदारी होती है, सबके लिए फिर जागृत होने का अवसर होता है। तो ये एक पूरा क्रम से मानव का इवोल्व होने का एक मैकेनिज्म है। अब इसको हम अपने नजरिए से गलत सही कह रहे हैं, एक प्राकृतिक विधि ही है कि मानव इसी तरह से इवोल्व होता है। तो ऐसे देख सकते हैं मोटे रूप में। थैंक यू सुमेर भैया। लेकिन मेरे मन में अभी भी थोड़ी सी शंका इस बात को लेकर बनी हुई है। अभी मैं वहीं उलझी हुई हूँ, शायद कुछ समय मुझे लगेगा समझने में, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि ये स्थिति, जब हम ये बोलते हैं कि मानव जो है उसके सामने 2 ऑप्शंस रही कि विषयों की तरफ जाना है या मतलब जो पॉजिटिव है उसमें जाना है, तो वो विषयों की तरफ ही क्यों मुड़ा? फिर अगर उसके अंदर ये समझ बनी हुई थी, उसके सामने 2 पहलू थे, तो व्हाई ही मूव टुवर्ड्स नेगेटिव एट्रीब्यूट्स? वेरी नाइस। ये 2 ऑप्शन थे, ये हम कैसे अनुमान कर रहे हैं कि मानव के पास 2 ऑप्शन थे? और वो 2 ऑप्शन कौन से थे, थोड़ा आप रखेंगे? आवाज आ रही है क्या? तो मेरे भाई आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही दीदी। अब आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है आवाज। अब आ रही है जी। सुमेर भैया, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ रही हूँ कि जैसे ईमानदारी है, अपने कर्तव्य है, अनुशासन है, या फिर दूसरी तरफ लोभ है, लालच है, मोह है, ये सारी चीजें तो शुरू से ही रही होंगी, ये दोनों डोमेन्स ही रहे होंगे। लेकिन आदमी का झुकाव ज्यादा दूसरी तरफ क्यों गया? विषय वासनाओं में या अपने स्वार्थ में, इन चीजों की तरफ वो क्यों ज्यादा झुका? जी। तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि मानव सुख धर्मी है, और
धर्म एक होने का स्वरूप है जिससे उस इकाई को अलग नहीं किया जा सकता, तो मानव को सुख से अलग नहीं किया जा सकता। ये हम देखते ही है कि कोई व्यक्ति ऐसी निराशा में चला जाता है जिसको सुख की कोई आशा नहीं दिखाई देती, तो वो फिर अपने जीने का कोई पर्पज भी उसको नजर नहीं आता है, तो वो कुछ ऐसे कदम उठा ही लेता है। तो उस सुख की आशा में सारे कार्यक्रम है, लेकिन सुख क्या है इसकी पहचान नहीं हुई। तो संवेदनाओं में जो अनुकूलता है, जिसमें अच्छा लगना होता है, वो सुख के जैसा लगता है, तो मानव ने उसी के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उसमें निरंतर आवश्यकता निरंतर बनी हुई है, और संवेदनाओं में जो सुख जैसा लगता है उसमें पहली बात तो सुख है ही नहीं, सुख के जैसा लगता है। दूसरी, फिर उसमें निरंतरता नहीं है। तो आदमी क्या कर रहा है, संवेदनाओं के अनुकूल जो सेंसेशंस हैं उनको लेने में, उनकी निरंतरता बनाने में प्रयास करता है। वो बनेंगी कैसे? अभी तो हम देखते हैं कि जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से ही हमारी अनुकूलताएं बनती हैं। तो उन सुविधाओं को तो संग्रह करता है निरंतरता को चाहने के लिए, या फिर वो उनकी वैरायटी को बदलता है, और कोई ऑप्शन पता भी नहीं है। तो इस तरह से वो सुविधा और संग्रह में लग जाने से प्राकृतिक असंतुलन उसका परिणाम निकल ही गया है। तो सुख क्या चीज है ये ठीक से पहचान नहीं हो पाई कि हम अपने अंदर जो चाह रहे हैं, एक तृप्ति, एक संतुष्टि, अच्छा लगने की स्थिति बनी रहे, ये बनी कैसे रहे ये नहीं पता। तो अभी जो इंद्रियों की संवेदनाओं की अनुकूलता से कुछ देर बनती है, तो लगता है कि ये बनी कैसे रहे। तो इससे क्या हुआ कि सुविधाओं से ये बनती है, तो हम उन्हीं सुविधाओं को जुटाने में, उन्हीं का संग्रह करने में लग गए हैं। यहाँ से फिर परिणाम ये आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और फिर शोषण, भ्रष्टाचार, ये सब इसी अर्थ में है। तो धीरे धीरे अब इवोल्यूशन हो रहा है, तो अनुसंधान हुआ है कि हमारे अंदर वो जो स्थिति है एक सुख की, जो हम चाह रहे हैं संतुष्टि की, वो अपने में स्वयं को और इस अस्तित्व को समझने से और उसमें हमारी भागीदारी क्या है, उस भागीदारी को निभाने से वो स्थिति बनती है। तो फिर हर चीज का क्या रोल है, शरीर का क्या पर्पज है, सुविधाओं का क्या पर्पज है, वो जितना पर्पज वो दिख जाता है, तो फिर उसका अधिमूल्यन भी नहीं होता है, अवमूल्यन भी नहीं होता है, चीजें सेट हो जाती है, राइट प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये एक जर्नी है मानव जाति की, इस तरह से हम देख सकते हैं। जी सुमेर भैया, थैंक यू वेरी मच। तो सुमेर भैया, मैं इसको क्या इस तरह से समझ सकती हूँ कि सुख जो है वो निरंतर सुख और सुविधा जो कि मानव को आसान लगा, कि सुविधा का रास्ता जो है वो आसान है, तो वो उस राह पर चल पड़ा और वो मतलब भ्रमित ही रहा। जी, आसान तो शताब्दियां बीत गई और वो भ्रमित ही रहा, उसको इस चीज की समझ ही नहीं बनी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसा है कि जब शरीर को जीवन चलाना शुरू करता है तो उसको बताया कि चलाने के लिए पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम को चार्ज करता है। तो फिर हर जगह से जो भी एक मच्छर भी काटता है, तो हम देखें मच्छर कितना छोटा है, और मच्छर जब काटता है तो इसका डंक बोलते हैं कितना छोटा होगा, उसका एहसास भी तुरंत हो जाता है। यानी कि जीवन की ये जिम्मेदारी है कि मेरा जो साधन है शरीर, इसको बनाए रखने का ये पूरा मैकेनिज्म है। तो उसमें उसको पूरे शरीर के अंदर से जो संवेदनाएं आती हैं, तो उसको एक भाषा कहते हैं कि शरीर के साथ तदाकार होता है। यानी पूरे शरीर में भ्रमण करते हुए पूरे नर्वस सिस्टम को चार्ज करना, और वहां से छोटी जगह से भी जो इनपुट आता है, सेंसेशन, उसको ग्रहण करना। इस अर्थ में जीवन जो है वो शरीर से तदाकार हो जाता है, ऐसी एक भाषा आती है। तदाकार होने से मतलब है कि वो उसी के आकार में रहते हुए उसी में एक तरह से समा जाता है और उसी के जैसा अपने को मानता है, फाइनली खुद को शरीर ही मान लेता है। तो अब शरीर मान लेता है, तो इस शरीर
से जो संवेदनाएं हैं अनुकूल, इस शरीर को जो बनाए रखने के अर्थ में थी, उनमें अच्छा लगने जैसा जो था उसको सुख मान लिया। और सुख की जीवन में है निरंतरता की आवश्यकता है। उस निरंतरता के अर्थ में अनुकूल संवेदनाओं की निरंतरता कैसे हो जाए, उसी अर्थ में ये जो है भ्रम, अपने को शरीर मानने का जो भ्रम है, यहाँ से सारी समस्याएं यहाँ से शुरू हुई है। अब वो इवोल्यूशन के उस जर्नी में आगे बढ़ ही रहे हैं हम। इसमें मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? थैंक यू सुमेर जी जरूर जरूर। जो है उनका बेसिकली नहीं चुना। आपकी आवाज सीमा जी काफी कट के आ रही है। हेलो, अभी ठीक है जी? हाँ, ट्राई कीजिए और बोलिए। हाँ, बेसिकली मुझे जो समझ आ रहा है, जो आनंद जी का क्वेश्चन है कि अगर आदमी जो है वो पहले सुखधर्मी था तो सुख उसने पहले से ही समझदारी में क्यों नहीं ढूंढा। मैं ये सोचती हूँ कि पहले शुरुआत तो हमने भी वही की थी। अगर हम आज से 50 साल पहले या 70 साल पहले का देखें तो वी लिव्ड इन जॉइंट फैमिलीज। हम संबंधों को ज्यादा समझते थे उस समय, पर वो कहीं हमने शरीर के लेवल पे उसको सुख को ढूंढना शुरू कर दिया और इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उससे हम लोग को ये लगने लगा कि न्यूक्लियर फैमिलीज में हमारे पास सुविधाएं ज्यादा हो पाएंगी, तो आदमी मुड़ गया। शुरुआत से ही शायद वो इतना सेल्फिश या उस तरह से नहीं था। तो जो आपका अनुराधा जी क्वेश्चन है कि आदमी शुरू से ही नेगेटिव क्यों हुआ, मुझे लगता है ये आदमी ने जब से शरीर माना और जब से भ्रमित हो गया, शुरू से ही भ्रमित नहीं था शायद। हमारे रिश्ते पहले बेहतर हुआ करते थे। अब जैसे जैसे हम शरीर मानते जा रहे हैं, सुख सुविधाओं के पीछे, हम भ्रमित होने के बाद सुख को गलत जगह ढूंढना शुरू कर दिया हमने। तो वहां पे मुझे लगता है प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हो गई। With the little knowledge I have of what I'm reading, please. नहीं, यहाँ पर ना सीमा जी, यहाँ पर जो एक वो बात कर रहे हैं, मतलब आपकी बात से कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि मानव जाति जो है, या एटलीस्ट हम इंडिया में 50 साल 70 साल पहले तक समझदारी से जीते थे, और ये नासमझी जो है ये पिछले 50 साल 70 साल में ही आई है। तो मतलब ये भी ना अपने में हम सब देखते रहे, मतलब हम जैसे हमारे एपिक्स भी हैं, महाकाव्य, जो हम ये बड़ी सारी चीजें हमारी चलती हैं, जिसको हमने पुरानी स्टोरीज देखा, वहां भी यही देखा कि भैया एक राजा जो है वो दूसरे राजा की वाइफ को उठा के ले गया, ठीक है, और प्रॉपर्टी के लिए मतलब वो कजन्स के बीच में बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं और बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। तो काफी मतलब, और राजाओं के बीच में हमारा जितना इंडिया का भी इतिहास रहा है, तो लोग एक दूसरे के साथ में प्यार से रहे हो और युद्ध विहीन स्थिति में रहे हो, ऐसा कुछ जो है वो हमको नहीं दिखता है। ये सब हम हिस्ट्री को देखे हैं और अपने अपने थॉट्स और अपने अपने कंक्लूजन्स हम बनाएंगे। तो यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि जागृति की अभी इंतजार है मानव जाति को। ऐसा नहीं है कि पहले जागृत थे फिर भ्रमित हो गए फिर जागृत आ गए, ऐसी बात यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। ठीक है जी, हाँ, आई हैव अंडरस्टूड। क्योंकि एक बार जब जागृत हो गए तो वापस जाने का मतलब ही नहीं है, वो फिर वहां पे तो परमानेंस आ गई। दैट्स ट्रू। ये मतलब, तो जैसे अनुराधा जी भी कह रही थी कि भाई आप भी अपने में ऑब्जर्व कर ही रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो है हम ये अनुमान लगाएंगे कि हजारों साल पहले मानव जाति ने कैसा सोचा, 200 साल पहले कैसे सोचा। एक दूसरा है कि हम आज एक मानव समाज में जी ही रहे हैं और हमारे आसपास सब तरह के लोग दिखते हैं। इन लोगों को ऑब्जर्व करके निष्कर्ष निकालना ज्यादा आसान है। अगर आजकल हमारे आसपास लोग गलतियां कर रहे हैं तो ये गलतियां क्यों कर रहे हैं, है ना, मतलब ये समझना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि हम 1000 साल पहले गलतियां हुई होंगी तो वो क्यों हुई होंगी। वो भी एक एंगल है, लेकिन हम जो बाबा जी ने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण। निरीक्षण मतलब मैं भी कुछ गलतियां करता होऊंगा तो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है मैं गलती करता हूं तो क्यों करता हूं, इसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन किया जाए, इसमें थोड़ा सा सोचा जाए, या हम इतना हमारी स्थिति हो कि हम कह पाए कि मैं गलती नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मैं गलती करता हूँ तो क्यों करता हूँ, इस पे निरीक्षण किया जाए। मैं परिवार में जी रहा हूँ, मैं और समाज में और लोगों के साथ में जीता हूँ, काफी लोगों को जानता हूँ एक्सटेंडेड फैमिली में, वो लोग कैसे जी रहे हैं, उनमें से जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो क्यों गलतियां कर रहे हैं। तो ये जो है ना, उससे वो भ्रम की समीक्षा हो जाती है। लेकिन बाबा जी ने बार बार कहा है, हमारा काफी ध्यान गलतियों की समीक्षा करने में लग जाता है। गलतियों की समीक्षा करके आदमी कहीं पहुंचा नहीं है, जब तक कि सही क्या होता है ये हमारे पास में रेफरेंस पॉइंट ना हो। तो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में सही का रेफरेंस पॉइंट, तो सही का क्या है, मानव शरीर और जीवन है। ये जीवन वाला पार्ट इग्नोर्ड रह गया, इसलिए काफी गलतियां हो रही है। अब इस रोशनी में देख लिया जाए, है ना, कि जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो मैं काफी जगह देख ही पाता हूँ कि भैया वो बस वो जो है ना, वो जीवन वाला पार्ट नहीं समझा है, वस्तुओं से सुखी होने की कोशिश, इंद्रिय सुख से सुखी होने की कोशिश, इसी में गलतियां हो रही। तो एकदम से जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल के साथ में फिट हो जाती है, मतलब, है ना। तो ऐसा हम सब अपने में, ये मेरे को लग रहा है कि एक्सरसाइज करें, और जहाँ पे लगे कि भैया अभी भी कुछ गैप है तो फिर उसके ऊपर बात हम कर ही लेते हैं रोज। थैंक यू जी, थैंक यू। संजीव भैया, मैं कुछ बात रखूं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी बनाई इस पर। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए आज की जो सिचुएशन है उसके कंपैरिजन में हम देखें कि हम कितने भ्रमित हैं और हमें कितने सुधार की आवश्यकता है। नहीं, ये भी देखना है और हिस्ट्री को भी देखना है, उससे पूरी जर्नी समझ में आ जाती है दीदी, है ना। बस इतनी सी। तो भैया जी, ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही मेरे मन में प्रश्न आया कि अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि मानव जो है वो समझदार रहा है दूसरे प्राणियों की तुलना में, तो बस वो मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी वो नेगेटिविटी की तरफ क्यों चला गया, बस ये क्वेश्चन आया था मेरे माइंड में। तो ठीक है दीदी, काफी बात हो गई है, थोड़ा सा और भी सोचिए, अपने रिफ्लेक्शन से भी कुछ निकल कर आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि शायद हमारी भी अपने को भी एक्सप्रेस करने की एक सीमा है। शायद मैं जितना एक्सप्रेस कर सकता था उतना मैं कर ही लिया, इसके बाद में और कोशिश करूंगा तो यही चीजें बार बार बोलूंगा, तो थोड़ा सा अपने में भी जो है वो आप रिफ्लेक्शन। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी। संजीव भैया नमस्कार। नमस्ते। 53 पेज पे मैं अर्चना बोल रही हूँ संजीव जी। 53 पेज पे एक लाइन है, अनुभव वाली लाइन करके है कि अनुभव से ये हर मानव अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं। सो इस पे थोड़ा सा आप इलैबोरेट कर सकते हैं, मूलक विधि से। हाँ, तो ये अनुभव मूलक विधि दीदी, जो जब हम जीवन क्रिया करते हैं ना, तो 4.5 क्रिया से 10 क्रिया पे जब हम को हमने समझा, तो वहां पर एक क्रिया जो है, जो आत्मा पे होने वाली है, वो अनुभव क्रिया है। तो अनुभव क्रिया का मतलब ही ये है कि मुझे ये अस्तित्व एज इट इज पूरा का पूरा समझ में आ गया है ना, वो न्याय धर्म सत्य समझ में आ गया, और जो है वो पूरा जो अस्तित्व है वो एज इट इज मैं समझ पाया हूँ। तो उस समझने के बाद ही हम सार्थक रूप में जी पाते। जब तक हमें एग्जिस्टेंस समझ में नहीं आया है, तब तक हमारे को कुछ ना कुछ जो है हमारे मन में एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भ्रम है। हमने मतलब गलती से अधूरे को पूरा मान लिया है, और उस भ्रम में जब हम जीते हैं तो गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अनुभव मूलक विधि से ही आदमी सही जी पाता है, पूरा समझ कर ही आदमी सही जी पाता है। ये इसका इंटरप्रिटेशन, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। जी भैया, थैंक यू। भैया मैं बात रखूं कुछ? हाँ जी। भैया प्रश्न है मेरा एक, लेकिन मैंने 10-15 मिनट्स मैंने लेट ज्वाइन करा था, तो मेरे को नहीं पता कि वो पिछला सत्र, फ्राइडे का सत्र अभी कुछ कंटिन्यू हुआ या नहीं हुआ। आई ट्राइड ऑन फ्राइडे ऑल्सो, लेकिन मैं नहीं उस समय बात रख पाई थी अपनी। भैया हमने सुमेर भाई फ्राइडे को परमाणु, जीवन परमाणु को लेकर चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा आउट ऑफ वे है, लेकिन फ्राइडे से मैं उस क्वेश्चन के साथ बनी हुई हूँ। तो 2, 8, 18, 32, 64 का जो हमारा साइकिल रहता है, ये 120 तक जाता है। तो इस साइकिल के अंदर हम साइंटिफिकली हम जब इसको देखते हैं तो हमें एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का हमें स्ट्रक्चर
हमें दिखता तो नहीं, लेकिन एक फोर्स के कारण, एक हलचल के कारण हम समझने की प्रक्रिया में आए हैं। लेकिन भैया 2, 8, 18, 32 को हम जीवन परमाणु में हम कैसे देखते हैं, वो मेरी समझ में नहीं आया था कि 2 में वो 2 का क्या रोल है, 18 का क्या रोल है, 8 का क्या रोल है। तो भैया एक तो वो गैप रहा मेरा, वहां पर मैं उस बात को नहीं पकड़ पाई। दूसरा भैया अभी ये तो मेरा प्रश्न रहा। जो अनुराधा जी की बात थी, ऑल्दो काफी एक्सटेंडेड थी वो, काफी उस पे चर्चा भी हुई, लेकिन मेरी समझ में अभी उन्होंने एक अच्छा वो कहते हैं बेल करा और वो टिंग टिंग हुई अंदर उसमें, तो एकदम से हिस्ट्री में ही सारा ध्यान जाता है, थ्योरी की तरफ मुझे लगता है ज्यादा पक्ष यहाँ पर जाता है। तो थ्योरी में भी अपने देखते आए हैं, तो भैया यही देखते आए हैं कि आचरण स्वरूप ऐसा कुछ कोई दिखा ही नहीं। और ये भी कहना गलत है, इसको भी स्टैम्प करना गलत रहेगा, कोई दिखा नहीं, लेकिन परंपरा नहीं बन पाई उस किसी भी ऐसी विचारधारा की। बीच बीच में हमने देखा है कोई ना कोई फेजेस ऐसे आए हैं जिन्होंने समाज को बिना भय प्रलोभन के भी, बिना आस्था के भी, बिना आदर्शवाद के भी एक स्थिर स्थिति में लाने की कोशिश करी, लेकिन जैसे अनुयायियों ने उसको परसीव करा और उसको फॉलोड आगे करा, उसमें गैप्स आ गए। तो ये एक मुझे गैप मेजर लगा। और ह्यूमन एवोल्यूशन जब से हुआ तब से तो शरीर के क्रम में भी अभी देखा जाए कुछ ना कुछ तो बदलाव हो ही रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेंजेस हमारे डीएनए में, या कहीं ना कहीं अभी भी हम बिल्कुल स्टिक उस पे नहीं हो गए हैं। तो जब से शरीर रूप में ज्यादा विजिबल चेंजेस आए हैं, तो और सोसाइटी की जब से जरूरत महसूस हुई है, तो सोसाइटी में आने पर मुझे ऐसा लगा कि इन 4 फोर्सेस के पीछे जो हम भय प्रलोभन आस्था, इनको हम हावी मानकर कहीं ना कहीं हमने किसी को ऐसे ऊंचे स्थान पर बिठाकर हमने उनको फॉलो करा। और जिनको फॉलो करा वो अपनी डायनेस्टी कह लीजिए, या कोई ना कोई ऐसा उनका अपना वो कह लीजिए फोर्स कह लीजिए, जिसके कारण वो कंट्रोल फॉर्म में रहे। तो मानव अपने आप पे अपना स्वतः कंट्रोल कैसे कर सकता है और एक सोसाइटी में भी रह सकता है, उस परंपरा को ऑल्दो स्टार्ट होने पर भी बीच में मैंने जैसे बोला आए हैं, बट परंपरा रूप में वो चीज सामने नहीं आई, तो वो मैं गैप समझती हूँ। तो इसीलिए कहीं ना कहीं नेगेटिव, जो सो कॉल्ड नेगेटिव हम कहते हैं, वो समझ की कमी ही हम एड्रेस कर रहे हैं कि समझ की परंपरा नहीं सामने आ पाई। तो ये चीज नहीं। और इवन अभी जो हम नागराज जी की भी बात कर रहे हैं, तो नागराज जी के अगर हम इनके वाद को, शास्त्र को अगर लेकर चले, तो ये भी कहीं ना कहीं अगर इसका अध्ययन रूप में और आचरण रूप में इसका प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा कहीं गैप्स आने का मेजर वो बन सकता है इन फ्यूचर, अगर जैसी बात रखी गई है उसको उसी रूप में ना लेकर आगे अपनी अवधारणा पे हम कुछ मिक्सिंग करके चले। इवन शब्दों के खेल पर भी मैंने देखा है कि गैप्स, कई बारी मेजर गैप्स आ जाते हैं। तो ये तो भैया एक एक्सप्रेशन था और एक प्रश्न था भैया, ये 2 चीजें थी। बढ़िया हो थैंक यू भैया। गया। ठीक है नेहा जी, तो एक्सप्रेशन तो ठीक है, आपकी शेयरिंग थी वो मतलब अच्छा रहा। जो आपका पहला वाला प्रश्न था कि वो जीवन परमाणु में अलग अलग ऑर्बिट्स में जो है वो उसको हम कैसे देखें, तो मैं देखिए, मैं आदरणीय नागराज जी ने जीवन परमाणु को जैसा देखा वैसा बताया। मैं पर्सनली आप सबके सामने शेयर कर सकता हूँ कि मैंने जीवन परमाणु देखा नहीं है। ठीक है, मैं तो जीवन को समझने के अध्ययन क्रम में अभी हूँ, लेकिन मैं ऐसा देख पाता हूँ कि जिस तरह से बाबा जी ने क्राइब किया है, मैं, है ना, जैसे मॉडल कहते हैं ना, एक प्रस्ताव के रूप में देखता हूँ, तो वो प्रस्ताव मुझे अपने अंदर जैसा है वैसा होता हुआ भैया आवाज कट रही है, आवाज ज्यादा, आवाज स्पष्ट नहीं है भैया।
करता हूँ। मेरे तो पार्ट को दिक्कत जो है भैया। हाँ जी भैया, मैं समझ नहीं पाई भैया। ये आवाज कट कट के आ रही है आपकी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अभी सिग्नल अब तो ठीक लग रहा है, अभी कंटिन्यू करता हूँ क्या? अभी तो ठीक आ रही थी थोड़ा। ये अभी कोई तो आवाज नहीं आ रही है। हाँ भैया, आवाज गई भैया, कट के आ रही है आवाज। भैया रीज्वाइन करेंगे शायद। हाँ सुमेर भाई, अगर आप इस बात को खोल सकते हैं तो भैया आप इस बात को खोलें। जी। अगर संजीव चोपड़ा जी जुड़ गए हैं तो वो जैसे आप दोनों में से कोई देख ले जी। नया बहन, इसमें तो यही था कि जब जीवन का अध्ययन किया था तो उन्होंने बताया है कि जीवन का स्वरूप क्या है, और एक वो बताया कि अध्ययन में यही आया कि परमाणु है और परमाणु का स्ट्रक्चर क्या है। तो ऐसा जिन्होंने अनुसंधान किया है उन्होंने सूचना रूप में बताया है। हम अपने में अंशों की संख्या देख पाए इससे कुछ हो ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन एक सामान्य जिज्ञासा रहती है कि जिसको जीवन कहा गया है वो एक परमाणु है तो वो किस तरह का है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसमें बताया कि एक मध्यांश और 4 परिवेश हैं, 4 परिवेशों में परिवेशीय अंश है और परिवेशीय अंशों की संख्या ये है। इस तरह का उसका डिजाइन है। बाकी फिर उसकी क्रियाएं क्या है, वो क्रियाएं बताई गई हैं, और हमें वो कुछ क्रियाएं तो हम देख ही पाते हैं, अपेक्षा रूप में है, विचार में। भैया यहाँ कंफ्यूजन ये हुई थी कि मन वाले पार्ट पर जब हम 2, 8, 18, 32 आत्मा वाले जब हम परिवेश को देखते हैं तो 2 परमाणु हम आपस में स्वयं स्फूर्त विधि से हम देख रहे हैं, लेकिन उनका हम रोल देख रहे हैं। लेकिन उस रोल को क्योंकि ये बाहर से हम मुझे कुछ हल्का सा धुंधला तो मुझे कुछ ध्यान में जहन में आता है कि हमने इसको ड्यूरिंग अपना अध्ययन हमने इस चर्चा को हमने छेड़ा है, लेकिन अभी क्योंकि हम रिपीटिशन में हैं तो मुझे ऐसे लगा कि वॉश्ड आउट है चीजें। तो बाहर से जब मन से हम आत्मा की तरफ हम अंदर तक पहुंच रहे हैं तो एक चीज तो समझ में आई कि आत्मा में एक अंश जो परिवेश में ये 2 चीजें हैं, ये एक व्यापक, मैं ऐसा मान रही हूँ कि एक व्यापक हो सकता है, कि समझ के साथ हो सकता है। दूसरा अंश को मैं नहीं समझ पाई, पकड़ नहीं पाई, और मन तक पहुंचते पहुंचते जब हम बाहर के साइकिल्स में आते हैं तो इतना फास्ट और इतना सब कुछ है, तो इसका मतलब ये जरूर कहीं ना कहीं ये विचारों का कुछ वो हो सकता है, या फिर हमारी जितना हम शारीरिक सुख की तरफ जाते हैं उसका कहीं इसका रोल हो सकता है। तो बट अनक्लियर था भैया, ये मेरी अपनी अजम्पशंस हैं, मैं मान के चल रही हूँ ऐसा कि, पर ज्यादा गहराई में समझ नहीं पाई थी भैया इस बात को जी। तो उसकी रचना को समझना एक अलग बात है, और फिर क्रियाओं को समझना वो एक अलग बात है, और क्रियाओं को कैसे जो शेष है वो जागृत हो जाए उसके लिए क्या किया जाए ये एक अलग बात है। तो अंशों की संख्या जानने से हमें कुछ बदलाव आ जाएगा ऐसा तो नहीं है। वो तो एक जिज्ञासा रहती है कि जिस जीवन का अध्ययन कर रहे हैं वो जीवन चीज क्या है, बनी किसकी है। तो उसमें जिन्होंने अनुसंधान किया उन्होंने बताया कि एक परमाणु है। किस तरह का परमाणु है, तो कहा कि मध्य में एक ही अंश घूर्णन गति कर रहा होता है। उसको क्या नाम दें, तो नाम कोई भी दिया जा सकता है। उन्होंने परंपरा में जो शब्द प्रचलित था उसका ठीक प्लेसमेंट करते कहा कि इसको आत्मा नाम दिया जा सकता है। फिर उसमें देखा कि 4 परिवेश भी देखे गए, उन परिवेशों में अंशों की संख्या को भी देखा उन्होंने, और वो अंश मिलकर क्या क्रिया कर रहे हैं। भ्रमित मानव में 4.5 क्रियाएं व्यक्त हो रही हैं, जागृत मानव में 10 क्रियाएं व्यक्त होती हैं। दोनों का अध्ययन किया, और 4.5 से वो बाकी बची हुई 5.5 क्रियाएं कैसे जागृत होती हैं उसकी अध्ययन विधि का भी अध्ययन किया और वो भी प्रस्तावित किया। तो इसको एक जिज्ञासा भी हमारी शांत होती ही है कि अच्छा, जीवन परमाणु के स्वरूप में है और एक मध्यांश है, 4 परिवेश है, और 4 परिवेशों में जो परिवेशीय अंश है उनका अरेंजमेंट इस तरह से है कि पहला परिवेश में 2 अंश घूम रहे हैं घूर्णन गति के साथ साथ वर्तुलात्मक गति, जिसको बुद्धि कह रहे हैं। दूसरे परिवेश में 8 अंश है
वो उसको चित्त नाम दिया है। तीसरे परिवेश में 18 अंश है मिल करके जो भी क्रियाएं कर रहे हैं ना, वृत्ति नाम दिया है। और लास्ट परिवेश जिसमें 32 अंश हैं सारे मिल करके, और वो 32 आचरण स्थिति में 32 गति में, यानी प्रत्यावर्तन प्रावर्तन 64 आचरण कर रहे हैं। उनको एक टाइटल दिया कि आस्वादन तुलन, मतलब जितने भी 32 आचरण प्रत्यावर्तन के स्वरूप में होते हैं उनको एक नाम दे दिया आस्वादन। और वही जो 32 आचरण प्रावर्तन विधि से व्यक्त होते हैं तो वो 32 ही प्रावर्तन आचरण है, उनको एक नाम दे दिया चयन। तो अभी शुरुआत में हम वो पूरा न पढ़ करके सिर्फ जो मेन आस्वादन और चयन है वही पढ़ रहे हैं। फिर डेप्थ में जाएंगे कि ये आस्वादन किस किस तरह के हैं, चयन किस किस तरह के हैं, और मन कितने आचरण व्यक्त करता है, कितनी क्रियाएं हैं मन में, तो वो फिर और डेप्थ की बात है। बाकी मोटे रूप में क्या है कि सबसे भारी ऑर्बिट है, उसमें 32 अंश हैं, जैसे विज्ञान में हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, वो एक क्लाउड के रूप में है। और मोटे रूप में 2 क्रियाएं आस्वादन चयन की हम देख पाते हैं। तो उसको अलग अलग अंशों से कोई ज्यादा फर्क पड़ जाएगा या ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन क्रियाएं तो हमें दिखती हैं, सुख की अपेक्षा बनी रहती है, दिखता ही है। और सुख का जो हम कभी अनुभव करते हैं ना, इंद्रियों से क्षणिक है, भावों से थोड़ा ज्यादा है, कोई चीज समझने से और ज्यादा, तो वो महसूस करते ही हैं। और सुख की अपेक्षा में कुछ न कुछ हम निर्णय चयन करते ही रहते हैं। तो ये अपनी क्रियाओं से ज्यादा समझ पाएंगे बजाय अंशों की संख्या की। जी भैया, पर भैया अभी भी कुछ मेरे को गैप तो अंदर महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर जीवन परमाणु को भी शरीर परमाणु के रूप में कहीं कंपेयर करा गया है तो डेफिनेटली इसके साइकिल्स को भी कहीं ना कहीं किसी और रूप में एड्रेस होगा। तो आई विल ट्राई की और भी मैं थोड़ा हाँ, और अलग से भी हम चर्चा कर हम एक सकते हैं। चर्चा करेंगे। जी भैया, जी भैया। शरीर सारा जड़ नेहा परमाणु नेहा जी, आप ना वो मनोविज्ञान को देखिए एक बार। मनोविज्ञान में जो है ना, वो सारे जो ये आचरण है वो उसमें, जैसे ये मन के जो है ना, ये 32 हैं और उससे पहले 18 है, वो सारे के सारे ना, मतलब वो उसकी डिटेल में बताया गया है। आपकी शायद जिज्ञासा वहां से थोड़ी बहुत शांत होगी, बाकी बातचीत तो कर ही सकते हैं, जैसे सुमेश भाई कह रहे हैं 1 to 1 में भी कर लेंगे। मतलब कुछ चीजें ऐसी है कि पूरा ग्रुप जो है वो एक फ्लो के साथ में चल रहा है, तो मतलब वो उस फ्लो को भी ध्यान में रखेंगे। जो पर्सनल जिज्ञासाएं होंगी वो 1 to 1 में करते रहेंगे। जी भैया, थैंक यू भैया। संजीव भैया, मेरा भी एक प्रश्न बन रहा है, क्या अभी रख सकती हूँ? हाँ, लास्ट प्रश्न ले लेते हैं, फिर इसके बाद में रैप अप करते हैं। जी जी। अभी सुमेर भैया चर्चा कर रहे थे परमाणु की संरचना की। मतलब उसकी जो संरचना है वो कंपेयर कर रहे थे जीवन परमाणु के साथ, कि जीवन भी हम ये मान के चले कि परमाणु का ही बना हुआ है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही थी, शेल्स जो है 2, 8, 18, 32, वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन भैया उसके नाभिक में भी 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्या वो भी कहीं जीवन परमाणु में है? तो जीवन परमाणु में जो है, जो ऐसा बताया गया है, जो आदरणीय नागराज जी ने रखा, कि नाभिक में एक ही अंश रहता है। तो मतलब ऐसा प्रस्ताव है जी। तो भैया जी वो अंश कौन सा है? यहाँ पर जीवन परमाणु की जब बात कर रहे हैं तो उसमें मतलब ऐसा कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ये अलग अलग नहीं है, ये सारे एक ही चीज है। वो बेशक उसको सेंटर में रखा जाए, मध्यांश में रखा जाए या ऑर्बिट में घूमे, चीज एक ही है। वो जहां पर रखा जाता है वो वहां से अपनी भूमिका निभाता है। तो जो ऑर्बिट में घूम रहा है और जो सेंटर में है, स्ट्रक्चरली उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही चीज है। उसको सिर्फ एक ही नाम दिया, परमाणु अंश। जी जी। संजीव भैया, जब हम जी थैंक यू वेरी मच। जब हम संरचना की बात करते हैं तो उसमें ऐसा मान के चलते हैं कि परमाणु के नाभिक में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनमें नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से परमाणु में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है।
तो क्या जो जीवन परमाणु है उसमें स्टेबिलिटी फैक्टर की जरूरत ही नहीं है क्या, या वो मतलब कहाँ? ये तो ऑलरेडी दीदी यही बताया ना, इसका जो क्रम है उसमें इसकी स्टेबिलिटी परमानेंट हो गई है ना, ये गठन पूर्ण हो गया है। जो दूसरे परमाणु हैं उनमें संरचना में चेंजेस होते रहते हैं, तो वो गठनशील है। आज ये है, कल कुछ और बन जाएगा, परसों कुछ और बन जाएगा, मतलब कल परसों में बनेगा या एक लंबे समय के बाद में बनेगा, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी हमेशा के लिए एक परमाणु जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो उस क्रम में गठनशील परमाणु है, उन गठनशीलता के बीच में ही उसी को दो कैटेगरी में रखा था, भूखा परमाणु और अजीर्ण परमाणु। उनके बीच में फिर एक ऐसा एक परमाणु जो है वो आदरणीय नागराज जी ने प्रस्ताव के रूप में रखा है। अपनी तरफ से वो बता रहे हैं कि ऐसा देखा गया है, हम उसको प्रस्ताव के रूप में देख रहा हूं मैं तो, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है। तो वो गठन पूर्ण हो गया है, अब उसमें चेंजेस नहीं होंगे। अभी ये कभी चेंज होके कुछ और बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा, नहीं है। तो जिसको आप कह रहे हैं कि इसको क्या स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में भाषा ये बन सकती है कि ये तो परमानेंटली स्टेबल हो गया है। अब इसमें कभी परिवर्तन जो है मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कभी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स बोले तो परमाणु अंश जो है कभी कम नहीं होंगे, कभी ज्यादा नहीं होंगे। जो भी इसमें चेंज होगा वो क्वालिटेटिव चेंज होगा। जैसे जैसे आदमी समझदार होगा वैसे वैसे मानवीयतापूर्ण आचरण करेगा, जागृति की ओर जाएगा, तो वो जागृति की ओर जाएगा। वो जो परिवर्तन है वो क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज नहीं। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि हमारे घर में काफी सारा सामान है, सोफा भी है, डाइनिंग टेबल भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, वो सारा का सारा सामान अव्यवस्थित रखा हुआ है, ठीक है। एक दूसरा घर है, उसमें भी ये सारा का सारा सामान है, उसमें सामान ये सारा का सारा व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। तो घर दोनों है, दोनों घर में सामान बराबर का ही है, मात्रात्मक परिवर्तन दोनों में नहीं है। एक घर अव्यवस्थित है और एक घर व्यवस्थित है। तो उसी मात्रा में ही जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम व्यवस्था पा पाते हैं। इसको इस तरीके से देखते हैं। तो हम सब में जीवन परमाणु है ही, किसी का अव्यवस्थित है, किसी का व्यवस्थित है या व्यवस्थित होने की चाहना है। तो हम सब अपने अपने जैसे घर को व्यवस्थित रखने की कोशिश कर रहे हैं, इस जीवन परमाणु को व्यवस्थित कर पाए, ये एक्चुअल में काम, अगर इस तरीके से जी। थैंक यू संजीव भैया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो समय भी हो गया दीदी, तो बढ़िया है। आज हमने किस पेज तक कर लिया है? 54 पेज का फर्स्ट ऊपर का पैराग्राफ कर लिया। कल तो अच्छा पेरेंटिंग वाला है। सुमन दीदी कुछ अनाउंस करना हो तो बता दीजिए, फिर ये इसको परसों से कंटिन्यू करेंगे। तो कल सभी भाई बहनों को सूचित करना है कि कल पेरेंटिंग वाला सेशन है और ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, 10:30 तक या उससे के बाद भी चल सकता है। आपके प्रश्न जिस तरह से होंगे और जितना समय उन पे लगेगा उसके आधार पर, तो सब लोग इसको सोच लें कि थोड़ा मतलब समय ज्यादा लग सकता है, 10 से ज्यादा हो जाएगा, 10:30 भी हो सकते हैं। और अगर प्रश्न आपके ज्यादा हुए तो फिर ज्यादा कर सकते हैं या फिर एक दूसरा सत्र लेना पड़ेगा कभी। तो प्रश्न भेजते रहेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर उस समय कुछ के प्रश्न आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं, तो वो बीच में व्यवधान भी होता है और गैप भी रह जाता है। तो प्रश्न अगर होंगे तो वो सिलसिलेवार तरीके से उनसे पूछे जा सकते हैं भैया दीदी से। तो इस तरह से हम चलेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, हमारा समय कम से कम वेस्ट होगा। तो प्रश्न रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक मेरे पास 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन आगे भी आएंगे तो फिर ठीक रहेगा कि वो एक तरह से क्रमवार तरीके से उनके सामने रखे जा सकते हैं। तो यही कहना था भैया, और कल फिर मिलेंगे 9 बजे। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद जी। नमस्कार सभी को, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सभी को।